तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का ये सीज़न नंबर 2 और उसका एपिसोड नंबर 1 हमारे साथ हैं भार्गव। पिछली बार हमने 22-23 एपिसोड्स का ये सीज़न 1 किया और बहुत सारा वहाँ पर रेस्पॉन्स हमें मिला। और इस सत्र के कक्षा 10 के बच्चे आज हमारे साथ हैं। पहला जो एपिसोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, भार्गव हमारे साथ होंगे। भार्गव से पर्सनल लाइफ के बारे में और जो शिक्षा यहाँ पर ये ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में बातें पूछी जाएंगी। मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने जो हमारी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ माइंड में रखते हैं लेकिन हमारी एक क्वालिटी जो होती है बाहर लाने की, वो उस तरीके से हम उस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाते। सो जेनेटिक इज़ ट्राइंग कि उस चीज़ पर फोकस किया जाए और जो बच्चा अपने मन में रखता है चीज़ों को वो उसे एक्सप्रेस कर पाए। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दैट। सो भार्गव से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने आप को सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा दे और बाकी बाद में बात करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भार्गव कश्यप है और मैं अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं। मुझे इन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं बड़ा होकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल हमने ट्राई किया था और जैसे कि मैंने कहा कि उसे थोड़ा सा ऐसे विदाउट एडिटिंग ही रखेंगे हम। तो कल हमने ट्राई किया, बट जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब तक समय नहीं आता तब तक वो चीज़ें नहीं होती। तो कल भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जिक्र किया और उसके बारे में पूछताछ की भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से वो नहीं जा पाए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, किस तरीके से आप उसकी तरफ आकर्षित हैं इस टाइम। सर, टेक्नोलॉजी के आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का एक टाइम ऐसा भी आएगा जब टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी मानवता निर्भर हो जाएगी कुछ आने वाले सालों में। तो हमें अभी से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी पकड़ बनाकर रखनी चाहिए। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो मुझे इसकी इंस्पिरेशन मूवीज़ से मिली है। अच्छा, क्या क्या चीज़ इंस्पायर करती हैं जब आप अपने मोहल्ले पड़ोस में या टीचर्स को देखते हो या कुछ ऐसी फिगर को देखते हो आप जहाँ से आप सीधे सीधे आकर्षित हो जाते हो कि नहीं यार इस तरीके का बनना है? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? सर, मेरे आसपास के लोग काफ़ी मेहनती भी हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए हैं अब तक। सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। हाँ, तो मेहनत करनी चाहिए हमें, लेकिन राइट डायरेक्शन में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमेशा राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए हमको। अच्छा भार्गव, कई बार ऐसा होता है कि हम एक टारगेट सेट करते हैं, बड़ा टारगेट। जो बड़ा टारगेट हमने सेट किया है वो छोटे छोटे से कदमों से जाकर हमें मिलता है। पहले छोटे छोटे टारगेट हमें सेट करने पड़ते हैं और उन टारगेट्स में ऐसा भी गारंटी नहीं है कि हमें सफलता मिल जाए। पहला अटैम्प्ट दिया और हम सफल हो गए। तो फेलियर को कैसे डील करते हो? कई बार जैसे हमारे टेस्ट हुए थे, मैंने आपसे कई बार पूछा है, तो वो जो सिचुएशन होती है ना, जब हम एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं अपने क्लास में कि मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, बट जब हमारा पहला टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, तो हम धड़ाम से आके गिरते हैं। तो उस पोजीशन पे आके थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी होता है, थोड़ा शर्म आती है वो वाली चीज़ में। तो उस फेलियर को कैसे डील करते हो, जैसे आपने किया भी है? सर, जैसे हमारा राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इसलिए है क्योंकि हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा लेफ़्ट हैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितना हमारा राइट हैंड है। अगर हम लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करना भी उतना ही शुरू कर दें जितना हम राइट हैंड का करते हैं, तो वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसी तरह हमारी वे चीज़ें हैं जिनमें हम फेलियर्स का सामना करते हैं, और अगर हम उन्हें अब बार बार लगातार ट्राई करेंगे तो एक ना एक दिन वे ज़रूर सक्सेस में हमें वापस मिलेंगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम फेल हुए एक चीज़ में, फेल का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो हम नहीं कर पाए। तो उसमें कई बार हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है मम्मी पापा को, कई बार दोस्तों को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसमें हमारी जो इमेज जो बिल्ड हुई थी वो भी, उसमें भी थोड़ी सी कमी आती है। तो उसको आप किस तरीके से उसको डील करते हो, मतलब उसके संभालते कैसे हो? सर, जो ज़्यादातर क्लासमेट हैं मेरे, तो बहुत सारे बच्चे हालांकि बहाने बनाते हैं टेस्ट के बाद कि नहीं ये ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरे नंबर कम आ गए, लेकिन नहीं, वो हमारी ही गलती है। जो भी हुआ हमारी वजह से हुआ। अगर हम अपना फोकस थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, हमें डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपना फोकस को इम्प्रूव करना है। और अगर हम अपना फोकस इम्प्रूव कर दें तो हमारा रिज़ल्ट अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा।
तो तुमने बात की है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की, यस सर। तो वायरस तो सुना होगा तुमने, वायरस, 3 इडियट्स का वायरस। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। 3 इडियट्स का वायरस सुना है आपने? देखे नहीं है 3 इडियट्स? यस हाँ, मूवी ये देखिए। तो वे भाई साहब दोनों हाथ से लिखते हैं, यस सर। प्रोफेसर साहब। यस सर। तो क्या कहना चाहोगे उनकी क्वालिटी के बारे में? कैसे दोनों हाथ से, क्या संभव है लिखना? सर अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ऐसा तो किसी ने आज तक संभव करके नहीं दिखाया। हाँ, तो दोनों हाथों से नहीं लिख सकते, मतलब अभी तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो ऐसा हो सकता है। बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ना, कि व्हेन आवर स्ट्रेंथ इज़ द राइट हैंड ना। एंड ये तो सिर्फ एक मजाक वाला क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मैंने पूछ लिया ऐसे, क्योंकि मेरे याद आ गया कि वो तो दोनों ही हैंड को यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम, वो यूज़ करते हैं। भार्गव, एक बात मुझे जो इम्पोर्टेंटली आपसे पूछनी है वो ये है कि आज के समय में शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो हल्की सी दूसरे पाथ की तरफ गई है। जैसे कंपटीशन का दौर बढ़ा है, और अगर मैं गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा का जो स्तर है ना, वो ड्रामेटिकली नीचे आया। नीचे आने के रीजंस बहुत हो सकते हैं, उसके बारे में हम दूसरे किसी नेक्स्ट सेगमेंट में बात कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेरा हो सकता है। बट आप ये बताएं कि एक बच्चे को, जैसे आप 10th क्लास में हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, पिछले 2 साल से आप बिल्कुल समझदारी के साथ में हमें भी सुन रहे हो, और एक तरीके से मैच्योरिटी भी अब आनी शुरू हो गई है बच्चों के पास में, जब 9th-10th में होते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या सलाह है, वो बच्चे किस तरीके से डील किए जा सकते हैं घर पे? क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में टीचर्स के ऊपर ब्लेम बहुत आते हैं, जबकि आपको भी पता है कि सिर्फ टीचर की गलती नहीं होती, उसमें अगर बच्चा एफर्ट नहीं करेगा तो भी डाउन जाएगा रिजल्ट, उसमें अगर पेरेंट्स उसके उस तरीके से जागरूक नहीं है, तो क्या ब्लेम गेम से कुछ हो सकता है सॉल्यूशन, कि मैं आप पे दोष लगाता रहूँ, आप मुझ पे दोष लगाते रहें, और बच्चे का 1 साल निकल जाए? नहीं सर, ऐसे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। या तो अगर टीचर की कोई मिस्टेक है तो फिर आप उसने बताओ कि इसमें आप हमें समझाइए, और अगर हमारी गलती है तो पूरी कोशिश कीजिए कि हम उसे सुधार सकें। फादर से क्या इंस्पिरेशन मिलती है? सर मेरे जो फादर हैं वे, मतलब मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मुझे कभी उसके लिए मना नहीं करते। हाँ, हालांकि मैंने उनसे कहा भी नहीं था, और उन्होंने मुझे उस प्रोग्रामिंग की क्लास ज्वाइन भी करा दी थी, इसलिए यही इंस्पिरेशन है सर। मदर को किस तरीके की लाइफ देना चाहते हो आगे चल के? सर जो हमारा आज का लेवल है उससे थोड़ा एक पायदान ऊपर उठकर ऐसा लेवल मैं देना चाहता हूँ। उसके लिए मेहनत चाहिए जितने भी लगे। यस सर। कुछ चीज़ों को एक्सप्लेनेशन पे लेना चाहता हूँ भार्गव, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह की डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं ये सोचता हूँ जैसा जिसकी मानसिकता होती है वैसा ही उसके मन में भंडार होता है। अगर मेरी मानसिकता नेगेटिविटी वाली है तो मेरे दिमाग में नकारात्मक चीज़ों का पूरा भंडार होगा। अब आप एक बात बताएं, अगर मैं नकारात्मक चीज़ों का भंडार लेके फिरता हूँ तो मैं दूसरे को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? सिर्फ नेगेटिविटी। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये बताएं कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिविटी बांटते हैं या आपको पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी डाला, मैं भी यहाँ से पूरी कोशिश करता हूँ पूरे जेनेटिक को भी और अपने आप को भी पॉजिटिव रखने की। हम हर समय चाहते हैं कि एक बच्चा, देखो हमारे लिए पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेहनत की जा सकती है। जैसे अभी अभी आपने बोला कि मेहनत को डायरेक्शन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है कि एक एग्जांपल लो आप, रिक्शे वाला बहुत मेहनत करते हैं, पर क्या वो उस लेवल पर पहुंच पाते हैं जो हमें नहीं करते। लेकिन एक बिजनेसमैन अगर फिजिकल लेबर की बात करो तो नहीं करता वो, बट मेंटल लेबर तो वो करता है। पूरे के पूरे दिन वो काम करता है अपने मानसिकता के अनुसार। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी बांटते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी बांटते हैं। मेहनत की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये मेरा पूरा मर्ज करके क्वेश्चन है कि कौन से वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में ऐसे मिले हैं जो आपको मतलब बुरा जब समय आया तब भी वो आपके सामने खड़े रहे, नहीं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे? सर सबसे पहले तो आप, क्योंकि
जब मेरा जो मैथ है वो पहले बहुत काफ़ी वीक था और अब भी इतना अच्छा नहीं है जैसा कि मुझे चाहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और मेरा उस टाइम पे मैथ काफ़ी ख़राब था जब आपने मुझे जब टेस्ट किए, लेकिन आपने मुझे मेरी मिस्टेक्स बताई हर जगह पे, तो मैंने भी किसी तरह क्लियर कर दी। और हमें हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमें उनकी पहचान रखनी चाहिए। हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, लॉजिक, कि वो सामने वाला हमें पॉजिटिविटी दे रहा है या फिर नेगेटिविटी। और जो लोग नेगेटिविटी बांटते हैं उनके लिए मुझे एक दोहा याद आ रहा है हमारी 9th क्लास का, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूंकन दे झकमारी। तो इसका मतलब भी पता होगा? यस सर। बताओ सर, जो ज्ञान है हमें उसे ग्रहण करते रहना है। ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं भार्गव कि कई बार लाइफ में, अभी तो आपका ऐसा फेज़ चलेगा जब आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो सिचुएशन है ना मुझसे हैंडल नहीं होती। कई बार हमें ऐसा लगता है अपनी लाइफ में, तो मेरी सिर्फ आपको ये सलाह है कि उसमें टूटना नहीं है। बिकॉज़ हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे मतलब दोस्तों के लिए या मेरे परिवार के लिए या मेरे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कुछ मजाक कर ले, हॉबीज़ बताएं। सर, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, और इससे वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट तो मेरा लाइफ का एम, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर तो बनना मेरा लाइफ का एम है, लेकिन फ़िलहाल जो मेरा एम है वो 10th में अच्छा परफॉर्म करना। अच्छा परफॉर्म करना। इसके अलावा कुछ खेल, म्यूज़िक, डांस? सर, मुझे गेमिंग का शौक़ था पहले, लेकिन अब वो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अब मैं 10th क्लास में हूँ, तो मुझे 10th पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कुछ गेमिंग का आउटडोर गेम्स खेलते हो, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह या हॉकी, चेस वगैरह, कुछ इस तरीके का जो सिटिंग गेम होते हैं? कुछ नहीं खेलता है। और सर, थोड़ा बहुत सिंगिंग है। सिंगिंग है इसके शौक, तो कुछ गाना गा के सुनाओगे? सुना सर? ये तो हमारे सारे क्लासमेट सुना। सर, मैं मोटिवेशनल सर, मैं जब भी गाता हूँ मैं अकेले नहीं गाता, मैं अपने दोस्त के साथ गाता हूँ, इसलिए। ये नहीं फंसने वाला। कौन गाता है और सामने? सर, लविश गाता है, तो लविश वहीं से गाएगा, आप यहाँ से गाओ। कौन सा गाना है जो गाओगे? चूज़ करो एक गाना। हाँ बताओ ना कोई भी, इससे हल्का सा माहौल बढ़िया बने। उनका भी नंबर आएगा गाना सुनाने का। केशव का मुझे पता है उसका डांस करना हॉबी है। मोटिवेशनल सॉन्ग कुछ ऐसा लगता है जो, देखो वो वल्गैरिटी तो हमें फैलानी नहीं है जो दूसरे टीचर्स फैला देते हैं अपने वीडियोस में। हमें तो सीधा एक ऐसा सॉन्ग है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं, है ना। तो ये जैसे एक गाना है उसका, अभी आई थी ये फिल्म आई थी संजू शायद, उसका भी एक गाना बढ़िया है मोटिवेशनल। एक चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की पिक्चर है, उसका एक ये कर मैदान फतेह आया था शायद, है ना। हर मैदान, मुझे वर्डिंग नहीं पता है। तो इस तरीके के सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं। और ज़िंदगी वाला तो बहुत बढ़िया गाना है, ज़िंदगी की यही रीत है। ऐसा कुछ सॉन्ग है आपके अभी दिमाग में नहीं है तो कोई प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, कभी और मौका मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, पर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई सॉन्ग है नहीं। तो वादा है ना ये, आगे जब कभी मौका मिलेगा तो एक गाना सुनाया जाएगा ना, पक्का सुनाया जाएगा। ठीक है सर। अच्छी बात है गाना गाना, अगर सपोज़ करो आवाज़ बढ़िया है तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। 10th की क्या प्रोग्रामिंग है, क्या टारगेट बनाया? सर, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वे पूरे 6 महीने पूरे साल का टारगेट बनाते हैं कि आने वाले 6 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, आने वाले 2 महीने में। लेकिन ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है। अपने जो आने वाले 24 घंटे हैं उनका टारगेट बनाओ और उसे अचीव करो, तो इससे ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। मैंने भी एक लॉन्ग टर्म टारगेट बनाया गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा है वो कदम को जब हम हासिल करेंगे जब वो जाके पूरा होता है। जैसे धीरे धीरे से हमने अब
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आधी कर ली यस सर। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ कोर्स को मतलब पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसा लगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 दिन? सर ठीक थे। बढ़िया था। यस सर। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला सर m2 अंडर सेक्शन फार्मूला है बच्चे। सर डिस्टेंस फार्मूला जब हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस द होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। ये पढ़ा नहीं है शायद अभी, चलो कोई नहीं, ये हमारे उसका सेगमेंट का हिस्सा भी नहीं था, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो दो फार्मूलाज पढ़े हमने, एक डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा आज पढ़ लिया सेक्शन फार्मूला। मेरा क्वेश्चन तो सीधा सा यही था कि जब हम अपने आप को बेटर साबित करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि फिर नाम हमारा काफ़ी हो। तो 10th का जो टारगेट है, ये तो सही बात है आपकी कि छोटे छोटे टारगेट्स हम सेट करेंगे तब जाके वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन एक पॉइंट भी हम स्थापित करते हैं कि नहीं, मुझे सबको आउटरन करना है अब की बार। तो चाहे वो गांव हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे ये विद्यालय, चाहे ये स्कूल, चाहे ये कॉलेज, नंबर आएंगे तो सबसे ज़्यादा मेरे ही आने हैं। उस तरीके का कुछ बनाया है प्रोग्राम मन में? जी सर, अपना जब भी टारगेट रखो वो बहुत बड़ा रखो, क्योंकि सर जैसे हम तारों की चाह रखते हैं तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाते हैं। इसी तरह अगर हम 100% का भी टारगेट रखेंगे तो कम से कम 95% तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखो, और ऐसा नहीं है कि 95% ही आएंगे ऐसा सोच के, कोशिश करो कि 100% पूरा ही आएगा, पूरा ही आए।